नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज डबल टैक्सेशन? डबल टैक्सेशन क्या होता है? सी, टुडेज टाइम इज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो एक साथ बहुत सारे जोग्राफिकल एरियाज में, लोकेशंस में काम करती है। और टैक्सेशन लॉ अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में, अलग अलग रीजन्स में, कंट्रीज में अलग अलग होते हैं, ये हम जानते हैं। इंडिया के लॉज अलग हैं, यूएस के लॉज अलग हैं। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया और यूएस दोनों में काम कर रही है, तो कुछ ऐसी उसकी इनकम होगी जो इंडिया के लॉ के हिसाब से इंडिया में टैक्स की जाएगी और यूएस के लॉ के हिसाब से यूएस में भी टैक्स की जाएगी। ऐसा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अर्निंग 100 रुपीज, तो लॉज ऐसे हैं इंडिया और यूएस दोनों के कि इस 100 रुपीज को इंडिया में भी टैक्स किया जाएगा और यूएस में भी टैक्स किया जाएगा। इंडिया में टैक्सेशन का रेट है 30% और यूएस में टैक्सेशन का रेट है 40%। सो 100 का 40% कितना हुआ? 40। 100 का 30% कितना हुआ? 30। तो अल्टीमेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विल हैव टू पे 70 रुपीज ऑफ टैक्स फॉर 100 रुपीज ऑफ इनकम। तो उसके पास, बेचारे के पास कितना बचा? सिर्फ 30। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? सो डबल टैक्सेशन इज द एविल, ये नहीं होना चाहिए। कोई एक्सपर्ट डबल टैक्सेशन को फेवर नहीं करेगा कभी। एक इनकम को अगर एक जगह पे टैक्स कर लिया गया है तो दूसरी जगह पे उसको टैक्स नहीं किया जाना चाहिए। सो डबल टैक्सेशन होता क्या है, पहले हम वो लिख लेंगे, बाद में हम DTAA के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना? सो लिखिए पहले, इन द एरा ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, in the era of multinational companies, a scenario may occur, a scenario may occur that a particular income, that a particular income is taxed simultaneously, taxed simultaneously in two or more jurisdictions, simultaneously in two or more jurisdictions. It leads to double taxation. It leads to double taxation. It hampers, it hampers foreign investment, it hampers foreign investment.
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्यों हैम्पर करता है? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में ही डबल टैक्सेशन होता है। तो अगर इंडिया में कोई कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसको इंडिया में तो टैक्स लगेगा ही, अगर वो यूएस में जाके भी थोड़ा बहुत काम करती है तो यूएस में भी टैक्स लगेगा। तो फिर वो यूएस क्यों जाएगी वो कंपनी? अगर यूएस में जाने से डबल टैक्सेशन अराइज होता है तो उसको यूएस में जाके कोई खास फायदा होगा नहीं, तो इसलिए वो यूएस में जाना प्रेफर नहीं करेगी, एंड इट माइट डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डबल टैक्सेशन। आगे लिखिए, टू प्रिवेंट दैट मतलब डबल टैक्सेशन, टू प्रिवेंट दैट countries sign double taxation avoidance agreement, double taxation avoidance agreement। its objectives, नेक्स्ट सब हेडिंग दीजिए, इट्स ऑब्जेक्टिव्स। किसके ऑब्जेक्टिव्स? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करना ऑब्वियसली। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, promote foreign investment, and the third objective is sharing of information, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ये दोनों समझ में आता है कि भी डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करना है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, लेकिन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, दूसरे से तीसरे कंट्री में जाते हैं, एंड कई बार जब एक मल्टीनेशनल कंपनीज मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती है तो वो अपने ट्रांजैक्शंस को उस तरीके से स्ट्रक्चर करती है कि जिससे टैक्स कम से कम पे कर सके। सो टैक्स इवेजन के चांसेस बढ़ जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में। ठीक है, सो टैक्स इवेजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए वी हैव टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अदर कंट्रीज। सो इंडिया और यूएस का अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो दो पर्पस तो सर्व होंगे ही ये दो, लेकिन इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन का शेयरिंग भी किया जाएगा कि जिससे ये चेक किया जाए कि कहीं टैक्स इवेजन तो नहीं हो रहा है। एंड मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में टैक्स इवेजन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। गॉट द पॉइंट? कोई डाउट किसी को? गुड। अब एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंट्रीज होते हैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंट्रीज होते हैं जिनको हम कहते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज, और इनका एक और नाम है ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स। We can call those countries as tax haven countries or offshore financial centers. Now what is this tax haven countries? आप लोगों ने सुना ही होगा अपने स्टडीज में, करंट अफेयर्स में, इकोनॉमिक डिस्कोर्स में। टेल मी व्हाट इज अ टैक्स हेवन कंट्री? हाँ, विराज का डाउट आया। विराज, सही डाउट है आपका कि DTAA साइनिंग कंट्रीज विल शेयर टैक्स। किसी ने ये डाउट पूछा नहीं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जब दो कंट्री साइन करती है तो वो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए साइन करती है, तो इसको अवॉइड कैसे किया जाएगा डबल टैक्सेशन को?
सी विराज, डबल टैक्सेशन को अवॉइड कैसे किया जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो एक कंट्री अपना टैक्सेशन का पावर दूसरे कंट्री के फेवर में वेव ऑफ कर देती है। सच एज इंडिया यूएस ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया, तो इंडिया यूएस को प्रॉमिस करेगी कि भाई अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको आपके यहाँ पे भी टैक्स लग रहा है और मेरे यहाँ पे भी टैक्स लग रहा है, तो मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, आप टैक्स लगाइए। सो वी हैव वॉलंटरीली वेव्ड ऑफ आवर राइट ऑफ टैक्सेशन। और ऐसा भी हो सकता है कि हम टैक्सेशन को शेयर करें, बट शेयरिंग वाला फंडा जो है वो बहुत रेयरली देखा गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम वन कंट्री वेव्स द टैक्सेशन राइट इन फेवर ऑफ अदर। सो कई बार इंडिया वेव कर देती है, कई बार कोई दूसरी कंट्री वेव कर देती है इंडिया के फेवर में। ठीक है। सो अगर दो कंट्री के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है तो इन दोनों में से एक कंट्री अपना टैक्स करने का पावर वेव कर देगी। तो सपोज इंडिया ने वेव कर दिया तो रिलायंस की उस इनकम के ऊपर सिर्फ यूएस में टैक्स लगेगा, इंडिया में नहीं लगेगा। एंड दैट इज हाउ डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड। वेरी वैलिड क्वेश्चन। हाँ, सो अब आप मुझे बताइए टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती है? टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती है ये बताइए। हाँ जया, ये जिनके साथ साइन हुआ है वहीं पे डबल टैक्स अवॉइड नहीं होगा। यस करेक्ट। ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं होता है कि पूरी दुनिया में डबल टैक्सेशन नहीं होगा, नहीं। जिन दो कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया है वहां पे डबल टैक्सेशन नहीं होगा। इंडिया ने ऑलमोस्ट 80 अलग अलग कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर दिया है। सो जिनके साथ हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया होगा, सपोज इंडिया चाइना का एग्रीमेंट है, या इंडिया मॉरिशस का एग्रीमेंट है, इंडिया सिंगापुर का एग्रीमेंट है, इंडिया यूएस का एग्रीमेंट है, तो अगर हमारा इन सब के साथ एग्रीमेंट है तो इसका मतलब ये है कि इंडियन कंपनीज इन सब कंट्रीज में जाके आसानी से इन्वेस्ट कर पाएगी और इन सब कंट्रीज वाली कंपनी भी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर पाएगी। तो म्यूचुअल बेनिफिट होगा, इंटर कंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ओके, टैक्स हेवन का आंसर आ गया है। द टैक्स लॉ आर वेरी लिबरल, very little or no tax is charged, low rate of taxes, little or no tax। करेक्ट करेक्ट, सबका आंसर सही है। अब टैक्स हेवन कंट्रीज होते क्या है? टैक्स हेवन कंट्रीज आर कंट्रीज विथ फॉलोइंग फीचर्स: लो टैक्स और नो टैक्स। या तो उन कंट्रीज में टैक्स नहीं होता है या बहुत कम होता है। लोअर कंप्लायंसेस बाय बिजनेस। जो बिजनेसेस होते हैं उनको कम कंप्लायंस करना पड़ता है। कंप्लायंस का मतलब क्या है? अथॉरिटीज को आपको रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करनी पड़ती है, तो वो रिपोर्ट्स कम सबमिट करनी पड़ती है। लोअर कंप्लायंस मतलब कोई आपसे पूछने का नहीं आएगा कि भाई आपने कितना काम किया, कितना बिजनेस किया, कितना आपने टैक्स पे किया, किसको पैसे दिए, किसको नहीं दिए। इंडिया में कितने स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको कंप्लायंस करना पड़ता है, हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी है तो क्वार्टरली फाइलिंग्स होते हैं, हाफ ईयरली फाइलिंग्स होते हैं, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में मंथली फाइलिंग्स होते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ कंप्लायंस इन द कंट्री, इन इंडिया। लेकिन जो टैक्स हेवन कंट्रीज होते हैं वहाँ पे कंप्लायंस नहीं होते हैं। आप कंपनी ओपन करिए, आराम से जो करना है करिए, कोई आपको पूछने नहीं आएगा। इवन कंपनी ओपन करना भी बहुत आसान होता है, सिर्फ कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट से आप कंपनी ओपन कर सकते हैं। सो लोअर कंप्लायंस बाय बिजनेसेस।
एंड तीसरा सीक्रेसी लॉस या रूल्स। मतलब टैक्स हेवन कंट्री में क्या होता है, तो टैक्स नहीं होता है या बहुत कम होता है, कंप्लायंसेस नहीं होते हैं बिजनेसेस के, तो बिजनेस आराम से बिजनेस कर सकते हैं और फ्रॉड जो करना है कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हवाला करो, ब्लैक मनी करो, मनी लॉन्ड्रिंग करो, राउंड ट्रिपिंग करो, जो करना है करो, ठीक है। एंड सीक्रेसी लॉस, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट रखी जाती है, टॉप सीक्रेट। अगर आप इंडियन हैं और आपने मॉरिशस में जाके, मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री माना जाता है, अगर आपने मॉरिशस में जाके कोई कंपनी ओपन की, वहाँ पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, पैसा इधर से उधर घुमा रहे हैं, अगर इंडियन अथॉरिटीज़ मॉरिशस के पास जाएगी कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए मिस्टर एक्स के बारे में, जो हमारे सिटीज़न हैं और आपके यहाँ पे आके काला काम कर रहे हैं, सो मॉरिशस वाले डिस्क्लोज नहीं करेंगे आसानी से, बिकॉज वहाँ पे सीक्रेसी लॉज होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट की जाती है एट ऑल कॉस्ट। स्विट्जरलैंड के अंदर यही होता है, इसलिए लोग स्विस बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं, बिकॉज वहां पे सीक्रेसी लॉज है, सीक्रेसी लॉज। ठीक है, सो आपकी इंफॉर्मेशन हर हाल में प्रोटेक्ट की जाती है, तो यू आर बीइंग शील्डेड फ्रॉम योर कंट्रीज अथॉरिटीज। और इसीलिए जो इंडिया के करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ये सब लोग अपना पैसा टैक्स हेवन कंट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। एवरीवन, हर एक का ब्लैक मनी टैक्स हेवन कंट्रीज में पार्क्ड है। नहीं राधिका, कंपनीज के हाथ में नहीं होता है कि कहां पे टैक्स दें, इट इज इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में लिखा है कि इंडिया टैक्स कलेक्ट करेगा तो इंडिया करेगा, एग्रीमेंट में लिखा है यूएस कलेक्ट करेगा तो यूएस। इट इज बिटवीन द कंट्रीज, कंपनीज डिसाइड नहीं करती हैं। हाँ, विवेक का क्वेश्चन आया कि सर वाई टैक्स हेवन कंट्रीज डू दिस, बिकॉज टैक्स हेवन कंट्रीज का जो नॉर्मल इकोनॉमी होती है टैक्स हेवन कंट्रीज की, वहां पे मेजरली कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज की जो इनकम है वो इसी के ऊपर रिलाई करती है, ऐसे ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ठीक है, और ऐसी कंपनीज के ऊपर जो वहां पे अपना ब्लैक मनी डिपॉजिट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज की बैंक्स हैं, वहां पे अगर आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आपने अगर 100 रुपये डिपॉजिट किए और 2% का इंटरेस्ट है, तो आपका पैसा हर साल 2 रुपये से कम होगा। सो 2 रुपये का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नॉर्मली बैंक आपको इंटरेस्ट पे करती है, लेकिन टैक्स हेवन कंट्रीज में उल्टा होता है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो जो चार्जेस जो वसूल किए जाते हैं, दैट इज द इनकम ऑफ दैट बैंक एंड दैट कंट्री, ठीक है ना। तो उनका मेन इनकम सोर्स ही ये है, ब्लैक मनी, एंड दैट इज वाई दे डू दिस। सब होता है, ब्लैक मनी, राउंड ट्रिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, अब आगे हम आते हैं। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बाद में मैं बाकी सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि DTAA और टैक्स हेवन कंट्रीज का लिंकेज क्या है, विल डिस्कस दैट। बट पहले आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। दे आर कंट्रीज विथ लो टैक्स और नो टैक्स, lower compliances by businesses, and they have secrecy laws. They are also called as offshore financial centers. नेक्स्ट हेडिंग आप दीजिए क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ DTAA। criticism of DTAA। They are criticized for being responsible and facilitating
facilitating black money generation, money laundering, and round tripping. Black money generation, money laundering and round tripping. (1991) का जो साल था, 1991 के बाद इंडिया ने, एंड टू बी प्रिसाइज 1980s के बाद, 1980s के बाद इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किए. उसमें बहुत सारी कंट्रीज टैक्स हेवन कंट्रीज थी, सच एज इंडिया एंड मॉरिशस. एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया और मॉरिशस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हुआ. इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा था कि अगर मॉरिशस से कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, एफडीआई लेकर आती है, तो उस कंपनी की जो भी इनकम होगी उसको इंडिया टैक्स नहीं करेगा. इंडिया ने अपने टैक्सेशन पावर वेव कर दिए और मॉरिशस को वो टैक्स पावर दे दिए कि भाई आप जो भी उस कंपनी की इनकम होगी मॉरिशस उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, इंडिया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा. और मॉरिशस के अंदर टैक्स रेट वाज नियर टू 0. इंडिया ने पहले अपने टैक्सेशन पावर वेव कर दिए, मॉरिशस को बोला कि आप टैक्स लगाइए, और मॉरिशस में टैक्स 0 है. सो अल्टीमेटली इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो कंपनीज, मेनली देवर शेल कंपनीज, जो कंपनीज मॉरिशस से इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है और जो भी यहाँ पे इनकम अर्न करती है, प्रॉफिट कमाती है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करती है, स्पेकुलेशन करती है, उनकी जो भी इनकम है, जो भी गेन्स है, उसके ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा. और मॉरिशस में तो टैक्स लगता ही नहीं है, बिकॉज वहां पे टैक्स 0 है, नियर टू 0 है. तो इसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस या बहुत सारे बिजनेसमैन इंडिया में ब्लैक मनी अर्न करते हैं, उस ब्लैक मनी को ट्रांसफर करते हैं मॉरिशस में, मॉरिशस में शेल कंपनी ओपन करते हैं और वो शेल कंपनी के थ्रू इंडिया में आके इन्वेस्ट कर देते हैं. ये क्या है? राउंड ट्रिपिंग. मैंने बताया था आपको. तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये DTAA रिस्पॉन्सिबल है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाला क्लॉज है, लेकिन जब ये टैक्स हेवन कंट्रीज के साथ हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये टैक्स हेवन कंट्रीज हमें फोर्स करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाले क्लॉज को डाइल्यूट किया जाए. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा हम क्यों करते हैं, हम क्यों इन कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि इट विल लीड टू ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग. हम ऐसा इसलिए करते हैं, 2 कारण. एक कारण तो 1980s के बाद जो हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये साइन किया, उसके पीछे का एक कारण है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से इन्वेस्टमेंट प्रमोट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट होता है, प्लस इट ब्रिंग्स अस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज. इट ब्रिंग्स अस फॉरेन एक्सचेंज. जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आते हैं तो डॉलर्स लेकर आते हैं, और उस जमाने में हमें डॉलर्स की बहुत ज़रूरत थी. आज हमारे पास डॉलर भरे हुए पड़े हैं, लेकिन उस जमाने में हमारे यहाँ पे डॉलर नहीं थे. आपको 1991 की क्राइसिस याद हो तो 1991 के टाइम पे हमारे पास बहुत कम डॉलर्स बचे थे. ठीक है ना, हमारे पास बहुत कम डॉलर्स बचे थे, तो हमें एनी हाउ डॉलर्स चाहिए थे, तो जहां से आए वहां से हम ले लेते थे. और रियल रीजन क्या है? रियल रीजन ये है कि अल्टीमेटली हु फ्रेम्स और हु ड्राफ्ट्स दिस DTAA एंड हु मेक्स द कंट्री साइन देम? अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस. ठीक है, और सारे पॉलिटिशियंस इसमें मिले जुले काम करते हैं. उनको पता है कि भाई हमारा जो ब्लैक मनी है वो हमें वहां पे पार्क करना ही पड़ेगा.
तो ये सब लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो ये, लेकिन ये हमें लिखना नहीं है, मेन रीजन हमारा ये हो सकता है, ठीक है, ऑन पेपर। बट रियल बिहाइंड द कर्टेन्स द रीजन इज दिस कि पॉलिटिशियंस इंडिया में बहुत करप्ट हैं, और वो करप्ट पॉलिटिशियंस अपने पैसे मॉरिशस या सिंगापुर ऐसी कंट्रीज में, टैक्स हेवन कंट्रीज में पार्क करने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंडिया को साइन करवाते हैं। सो जया, इवन इफ द इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्लॉज इज देयर, ये लोग उस क्लॉज को डाइल्यूट कर देते हैं। अभी इन रिसेंट ईयर्स लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है अबाउट दिस मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, टैक्स हेवन कंट्रीज। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट का स्टैंड ये है, ऑन पेपर एटलीस्ट, ऑन पेपर स्टैंड ये है कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, उन टैक्स हेवन कंट्रीज के साथ DTAA साइन नहीं किया जाएगा। तो क्या किया साइन किया जाएगा? इसकी जगह पे साइन किया जाएगा एक नया एग्रीमेंट जिसको हम नाम देंगे TIEA एग्रीमेंट। TIEA एग्रीमेंट है टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, TIEA। क्या नाम है? टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। सो आप ऐसा लिख सकते हैं कि करंटली government's stand is that with tax haven countries, tax information exchange agreement will be signed. Tax information exchange agreement will be signed instead of DTAA. TIEA will be signed instead of DTAA, whose only objective is, whose मतलब DTAA, sorry, TIEA, whose only objective is sharing of information. Whose only objective is sharing of information. परपेचुटी के लिए नहीं होता है जया, उसमें मेंशन होता है 20 साल के आसपास का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज मेंशन। श्वेता, टैक्स हेवन कंट्रीज को कोई एज सच मॉनिटर नहीं करता है, लेकिन सारी कंट्रीज आजकल एटलीस्ट ऑन पेपर दे आर वेरी प्रोएक्टिव कि भाई टैक्स हेवन कंट्रीज को प्रमोट नहीं करना है, एंड ऑल कंट्रीज म्यूचुअली collectively they are pressurizing tax haven countries, and pressurizing in such a manner they are forcing tax haven countries to comply with tax laws. ठीक है, they are forcing the countries to comply with laws, rules and regulations. ठीक है, और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी फोर्स कर रहे हैं आजकल हम लोग, एटलीस्ट ऑन पेपर। ये एटलीस्ट ऑन पेपर आपको नहीं लिखना है, आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी है। सो आपको ये बताना है कि एज ऑफ नाउ डिफरेंट कंट्रीज सच एज OECD, G20, G33, they are collectively pressurizing tax haven countries to share information and comply with rules and regulations. समझ में आया? So I hope you are clear with the connection between DTAA
टैक्स हेवन कंट्रीज एंड TIEA,